एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, ऐसे ही फाइनेंस में भी सेम चीज़ होती है। अनलेस ये बाहर से कोई चीज़ ना आ जाए, यानी बाहर से या तो डेट आ जाए या इक्विटी आ जाए, बाहर से लोग पैसा ना डाल दें, तब तक ग्रोथ इसकी लॉन्ग टर्म में रहती है इसके बारे में। तो इक्विटी मतलब स्टॉक्स रिसर्च करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमने देख ही लिया कि टॉप डाउन क्या होता है, बॉटम अप क्या होता है। जैसे कि हम जब टॉप डाउन करते हैं तो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर देखते हैं कि इन्फ्लेशन कितना है, जीडीपी कितना है। इंडस्ट्री एनालिसिस में हम जो कर रहे थे वही देखते हैं, और कंपनी एनालिसिस में हम कंपनी के बारे में देखते हैं, जो हमने शुरुआत में देखा टाटा केमिकल्स के बारे में। और दो एस्पेक्ट होते हैं, क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वान्टिटेटिव में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, और क्वालिटेटिव में बेसिकली हम बिजनेस मॉडल देखते हैं, बेसिकली जो हम अभी बहुत देर से कर रहे थे। अब एक और चीज़ आती है, वो होती है कि कैपिटल को एलोकेट कैसे करती है कोई भी कंपनी। सो जैसे कि जो भी उसने प्रॉफिट कमाया, अब वो कंपनी क्या कर सकती है, उसका डिविडेंड दे सकती है, या फिर उससे फैक्ट्रीज नई बना सकती है, केपेक्स जिसको कहते हैं, या फिर तो ये बेसिकली 2-3 अलग अलग तरीके होते हैं कि जो प्रॉफिट कमाया उसका करा के कंपनी ने, या फिर उसको एफडी कर दी उस पैसे की और इंटरेस्ट खा रही है। तो जिस कंपनी की कैपिटल एलोकेशन उतनी अच्छी होती है वो उतनी अच्छी कंपनी होती है। जैसे कि उस कैपिटल का एक और चीज़ कर सकती है कि नए नए बिजनेस सेगमेंट्स में कर सकती है। फॉर एग्जांपल आईटीसी थी, सिगरेट्स बनाती थी, वही इसका मेन बिजनेस था, बट उसने ये जो कैपिटल जो बनी उससे उसने जो प्रॉफिट बनता था उसको उसने एफएमसीजी में, उसकी नोट्सबुक बिजनेस में, उसके होटल बिजनेसेस में, उसका और आपका रियल एस्टेट का बिजनेस, अलग अलग बिजनेस में उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। एक और चीज़ कर सकती है जिसको कहते हैं डीलेवरेज, यानी कि अपनी पुराना जो कर्जा है उसको चुका दे। तो कंपनी क्या कर सकती है, अपने उस प्रॉफिट से पुराने कर्ज को चुका सकती है। आपको एनुअल रिपोर्ट सब कुछ मिलता है, पढ़ना पड़ेगा कुछ फाइनेंशियल वाले उसमें मिल जाएगा स्क्रीनर पर। हाँ एक सेकेंड, तो पहले उसको खत्म कर देता है। इसके अलावा एक और चीज़ कर सकती है कि करंट बिजनेस में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ जूते, तो मैंने बाटा, तो अब मैंने क्या करा कि मैंने 1000 करोड़ प्रॉफिट कमा लिया इस साल। तो मैंने क्या किया कि 1000 करोड़ में नई फैक्ट्री डाल दी, जिससे मैं ज़्यादा जूते बनाता हूँ, जिससे कि और ज़्यादा सेल्स करता हूँ। तो मैं अपने करंट बिजनेस में भी इन्वेस्ट करता हूँ, जिसको केपेक्स फॉर्म में हो सकता है। एक और हो सकता है कि मैंने रिसर्च डेवलपमेंट कर ली, कि मैं कोई ड्रग कंपनी हूँ, तो मैंने कोई नई ड्रग पे रिसर्च कर ली कि अच्छा हमको ऐसी ड्रग बनाते हैं जिससे खा के 2 इंच हाइट बढ़ जाए, तो R&D भी हम कर सकते हैं। या फिर एक और चीज़ होती है एडवर्टीजमेंट कर लिया मैंने, तो उस एडवर्टीजमेंट से लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है कि ब्रांड बन जाती है आपकी। हाँ एक और चीज़ कर सकते हैं कि अभी मुझे लग रहा है कि मेरे करंट बिजनेस में इतना मुझे स्कोप है, बट अभी मुझे और ग्रो करना है, तो मैं क्या करता हूँ, दूसरी कंपनी उठा के खरीद लेता हूँ। जैसे कि मैं अडानी हूँ, तो मैंने क्या करा, अंबुजा और एसीसी सीमेंट खरीद लिया है ना। तो अपना जो प्रॉफिट है उसको मैंने ऐसे भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि नई कंपनी उठा के खरीद ली। एक होता है कि मैंने अपने खुद के शेयर को ही खरीद लिया वापस मार्केट से, जिसको हम शेयर बायबैक कहते हैं। और फाइनल होता है कि मैंने शेयर होल्डर के, हमें पता नहीं क्या करूँ उस पैसे का, तो जो शेयर होल्डर है उनको पैसा वापस करते हैं, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, जो कंपनी डिविडेंड देती है। सो दीज आर मेंटल मॉडल्स जिससे बड़ा पैसा बनता है। पहला होता है कि पी रेटिंग, तो कोई स्टॉक रेट करके देता है, एक तो उसमें अर्निंग ग्रोथ बढ़ जाए उसकी, या फिर पी बढ़ता है, पी मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो बढ़ता है। दूसरा होता है कि आपके पास कोई डिफरेंट उसके बारे में आइडिया है कंपनी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं वेरिएंट परसेप्शन, कि क्या आपका कुछ जो आइडिया है वो कुछ डिफरेंट है और जो बाकी दुनिया को पता है उससे। और तीसरा होता है कि कंपनी अब सेम कैपिटल पे ज़्यादा रिटर्न बनाती जाती है, जिसको कहते हैं हाई रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल। तो वेरिएंट परसेप्शन के अलग अलग होते हैं, क्या आपका क्या डिफरेंट आइडिया है। ऑपरेटिंग लेवरेज, डीमर्जर, मैनेजमेंट चेंज, इंडस्ट्री साइकिल, कॉस्ट रिडक्शन, मार्जिन एक्सपेंशन, कॉर्पोरेट एक्शंस, डीलेवरेजिंग, प्रोडक्ट मिक्स चेंज, केपेक्स। तो वो एक करके देख लेते हैं। सो एक होता है कि मार्जिन एक्सपेंड हो गया, कि मेरे को पता है कि ये जो है ऐसा कुछ काम करने वाली है कंपनी जिससे उसका फ्यूचर में मार्जिन बढ़ जाएगा, तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये मुझे पता था, लेकिन मार्केट को इन जनरल नहीं पता। तो ये मेरा एक वेरिएंट परसेप्शन हुआ, एक डिफरेंट परसेप्शन हुआ, जिसकी वजह से मुझे औरों से ज़्यादा पता है। इसमें कहानी जो पूरी है स्टॉक मार्केट में वो यही है कि किसको किससे ज़्यादा पता है। अगर सबको सारी चीज़ पता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपका जो एडवांटेज है वो ये है कि आपने कितने बादाम खाए, वो उससे मतलब नहीं है। आपने उस जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है मार्केट में उससे ही क्या क्या इंसाइट निकाल ली,
आपने क्या क्या इंसाइट निकाल ली है जिससे आपको औरों से ज़्यादा पता है। इसी को हम वेरिएंट परसेप्शन बोलते हैं, जिसमें हमने एक देखा था कि मार्जिन एक्सपैंड हो गया, कि हमको ये होता है रिस्क, बेसिकली रिस्क असेसमेंट। तो इसमें क्या है, हेडविंड्स, अभी मैं बताऊंगा हेडविंड टेलविंड क्या होती है। तो अब पहले मैं देखा था मार्जिन जिस तरीके से एक्सपैंड हो सकता है, कुछ ऐसा हो जाए कि मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपने बिजनेस खरीद लिया बहुत ही हाई वैल्यूएशन के ऊपर और बहुत ही हाई मार्जिन के ऊपर। इसका एग्जांपल है अल्काइल अमीन्स। तो अल्काइल अमीन्स 2021 में केमिकल सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा था, अल्काइल अमीन्स बहुत अच्छा कर रहा था, 4-5 हज़ार का शेयर। फिर वो अभी 2,000 का भी नहीं बना अभी, 3 साल बाद। उसका रीज़न ये था कि उस समय जो वैल्यूएशन जो वो था, वैल्यूएशन था वो हाईएस्ट था उसका अल्काइल अमीन का, और दूसरा इनके जो मार्जिन थे वो भी हाईएस्ट थे। तो ये जो बिजनेस होता है अल्काइल अमीन्स का, इसमें 15% का मार्जिन रहता है ऑन एन एवरेज। और उस समय कुछ ऐसी शॉर्टेज हो गई थी उसके केमिकल की, जिसके चक्कर में एसीटोनाइट्राइल जो केमिकल बनाते हैं वो, उसकी प्राइस दुनिया भर में 3-4 गुना हो गए। उसके चक्कर में इनके मार्जिन जो थे वो 15% से 50% हो गए। तो आपने पीक मार्जिन पर बिजनेस खरीद लिया, उसके चक्कर में मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये एक एंटीथेसिस हो गई। इसके अलावा कंपटीशन ही बढ़ जाए। एग्जांपल है पेंट बिजनेस, अभी हुआ क्या, इसके 3-4 साल में पेंट्स में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। जैसे कि पहले तो बर्जर और एशियन पेंट्स थे लीडर इसके, अब नए नए लोग आ गए। जैसे कि आपका सबसे बड़ा एग्जांपल तो अपना वो बिरला जी आ गए, तो बिरला ओकस पेंट उन्होंने लॉन्च कर दिया, पिडिलाइट भी आ गया है, और कौन, नैरोलैक, जिंदल, हाँ नैरोलैक करे सब, जिंदल वो भी आ गए हैं, JSW भी आ गया पेंट लेकर। तो बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं अपने पेंट्स लॉन्च कर रहे हैं। उनको क्यों लॉन्च कर रहे हैं? बिकॉज उनको देखा कि बिजनेस करना इतना डिफिकल्ट नहीं है और इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। जो मैं अब देख सकते हो स्क्रीनर पे जाकर, इसका एशियन पेंट्स के मार्जिन तो 30-40% होते हैं, वो 30-40% कम आते हैं। तो उनको देखा कि यार इसमें मार्जिन ज़्यादा है, मेरे बिजनेस में मार्जिन कम है, तो मैं इस बिजनेस में आ जाता हूँ। इस चक्कर में क्या, सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई बढ़ गई तो कंपटीशन बढ़ गया, उसके चक्कर में ये आपस में फाइट करेंगे, मार्जिन और एक दूसरा खराब कर देंगे, तो मार्केट को खराब कर देंगे लोग, इतना कंपटीशन बढ़ा के। इसके अलावा कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस, जैसे कि ये सब हुआ DHFL या यस बैंक में, कि जो मैनेजमेंट थी वो थोड़ी सी चोर मैनेजमेंट थी, कि वो उल्टे सीधे नंबर दिखा रही है, कुछ भी झोल झपाटा कर रही है, अंदर चोरी कर रही है ना, पैसा इधर उधर उठा कर रही है। तो खराब मैनेजमेंट ने मिस गवर्नेंस कर दी। या फिर कैपिटल साइकिल थोड़ी सी हाई फाई चीज़ है, अभी के लिए छोड़ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मैनेजमेंट ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं देखी और उल्टे सीधे बिजनेस में काम मतलब पैर रख दिया। सो ये है हॉवर्ड मार्क्स, तो ये बड़े होशियार व्यक्ति हैं। सो इनका बोलना है कि बिजनेस में डाइवर्जेंस होती है और इसका एडवांटेज लेने के से ही आप क्या कहते हैं डिफरेंट सोचते हो। तो ये बेसिकली वेरिएंट परसेप्शन के बारे में बता रहे हैं कि छोटे से चेंजेस के बड़े डिफरेंट डाइवर्जिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जिसको फिजिक्स में बटरफ्लाई इफेक्ट भी बोलते हैं शायद। कि तो ये आपका जो एक डिफरेंशिएटिंग इंसाइट है बिजनेस के बारे में, जो थिंकिंग है, जिसको हम वेरिएंट परसेप्शन बोल रहे हैं, डिफरेंट की पी हो जाएगा, वो जाएगा, ये सब कहानी हो जाएगी। तो वही आपकी जो है एक तरीके से वो आपकी क्षमता है। ये एक और अच्छी किताब है आप इस बारे में पढ़ने के लिए, पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग, मैल्कॉम ग्लैडवेल, जिसमें ये कुछ ये थिंकिंग के डिफरेंट पैटर्न बताते हैं कि कैसे आप सोच के मतलब सेकंड थर्ड ऑर्डर थिंकिंग कर सकते हो किसी चीज़ के बारे में। तो उधर से मेंटल मॉडल्स का हमने पूरा निकाला है, ये जो मैं डिस्कस कर लिया था चीज़ है। सो ये है BKT इंडस्ट्री, जो कि लगभग इसका शेयर 100 गुना से ज़्यादा हो गया, 1500 गुना हो गया था 20 साल में। सो इसको जो मैं बोल रहा था कैपिटल साइकिल में थोड़ी भारी चीज़ है, वो ये है कि बेसिकली जो कोई भी इंडस्ट्री होती है वो थोड़ी सिक्लिकल होती है, उसका अच्छा समय आता है, खराब समय आता है। जैसे कि ये आपको टाइम दिख रहा है, इधर जो है स्लो डाउन चल रहा था, तो सेल्स जो है 1,33,000 से 1,47,000 की हुई इन द 2022 से 2016 तक, 5 साल में। सो बेसिकली ये स्लो डाउन वाला पीरियड था, लेकिन अब यहाँ पर अपटिक वाला पीरियड था। तो यहाँ पर शेयर जो होते हैं ये करेक्ट हो जाते हैं, फिर स्लाइड हो जाते हैं, यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप यहाँ पर एंटर करते हैं, आपको पता था कि ये अभी तो स्लो डाउन चल रहा है, लेकिन अब ये चेंज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि उल्टा हो जाएगी चीज़, तो आप अपटिक का फ़ायदा उठा सकते हो। और ये आपको शेयर प्राइस में भी दिखेगा एग्जैक्ट चीज़। तो ये वो पीरियड था जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पर मैंने बोला कि प्राइस ज़्यादा बढ़ा नहीं, बट यहाँ पर जब अपटिक आई तो बड़ा सा वॉल्यूम आया और शेयर प्राइस यहाँ से यहाँ हो गया। तो अगर आप यहाँ पे खरीद लेते, वो पता होता कि नहीं अभी तो इंडस्ट्री खराब कर रही है, लेकिन अभी अच्छे कर सकती है, तो आप पैसा बना सकते हो। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है हेडविंड्स और टेलविंड्स का। तो जो भी लोग थोड़ा बहुत फ्लाइंग में इंटरेस्ट रखते हैं, इसमें एयरक्राफ्ट वगैरह में, तो उनको पता होगा कि विंड्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है
एक एयरक्राफ्ट को उड़ाने में, ठीक है। सो विंड जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है हेड विंड, एक होती है टेल विंड। टेल विंड बेसिकली होती है कि ये कोई भी एयरक्राफ्ट है जैसे, और ये होती है उसकी टेल। सो टेल विंड होती है वो ऐसे जाती है, तो ये एक तरीके से इसको आगे जाने में हेल्प करेगी, टेल विंड होती है। ये है इसका हेड, जो जो विंड ऐसे आएगी इसको बोलते हैं हेड विंड। अब मैंने ये आपको क्यों बताया, ये क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट की बात क्यों बताई, बिकॉज सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है इसमें बिजनेस के अंदर, कि कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस की जो साइकिल होती है वही कुछ ऐसी चल रही होती है कि मंदी का टाइम चल रहा है, यानी कि रिसेशन चल रहा है, उस समय हेडविंड आ रही है इंडस्ट्री में कि आप तो ग्रो करना चाह रहे हो, आप तो आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन इंडस्ट्री ऐसी कुछ है कि आपको बढ़ने नहीं दे रही है। और टेलविंड क्या होता है कि जब बाहर से कंडीशन ही ऐसी है कि आपको और ग्रो करने में हेल्प करती है, जैसे कि अब टेलविंड्स कहाँ पे होगी, जैसे कि ग्रीन एनर्जी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, जहाँ पर भी ग्रोथ हो रही है वहाँ पर टेलविंड्स हैं। और हेडविंड्स कहाँ पर है, बैंकिंग सेक्टर में अभी हेडविंड्स हैं, केमिकल सेक्टर में हेडविंड्स हैं। तो ये हेडविंड टेलविंड्स अलग अलग समय पर अलग अलग रहता है, कभी किसी इंडस्ट्री में हेडविंड्स होती है, कभी किसी में हेडविंड्स होती है। तो हमको ऐसे बिजनेसेस पकड़ने होते हैं जहाँ पर टेलविंड्स होती है, जहाँ पर एक्सटर्नल कंडीशन से उस इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प कर रही है। टेलविंड्स का जो भी होता है कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि टेलविंड्स में हर एक बिजनेस, खराब से अच्छा बिजनेस, हर एक बिजनेस बड़ी अच्छी प्रॉफिट में और सेल्स में ग्रोथ दिखाता है। सो हमको उस समय पर बिजनेसेस पकड़ने होते हैं। तो ये जो एग्जांपल है यहाँ पर स्लो डाउन, तो यहाँ पर हेडविंड्स है इंडस्ट्री में, यहाँ पर क्या है अप ट्रेंड आ गया, यहाँ पर इंडस्ट्री में टेलविंड्स, अब यहाँ पर दोबारा से हेडविंड्स आ गए। ये आईटीसी का एग्जांपल है कैपिटल एलोकेशन का। उन्होंने क्या किया कि अपने प्रॉफिट्स को अलग अलग होटल्स में डाल दिया। अब ये जो था एक होटल बिजनेस एक खराब बिजनेस था, क्योंकि यहाँ पर उनका मार्जिन बहुत कम था। इसके चक्कर में इन्होंने लो रेट्स ऑफ रिटर्न बनाया होटल बिजनेस में। फार्मा ने क्या किया बेसिकली, इसमें बिजनेस में क्या था कि एक इनका था एक बिजनेस में ये एक ड्रग पे R&D करके पैसा खर्च कर रहा था, दूसरा बिजनेस था इनका एक अच्छा बिजनेस, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या था कि इनका CDMO बिजनेस है ना, तो इसमें क्या CDMO अच्छा बिजनेस है, R&D वाला खराब बिजनेस है। अब ये दोनों एक साथ थे। अब बेसिकली स्यूवेन फार्मा ने क्या किया कि और जैसे कि इनके प्री R&D से पहले EBIT मार्जिन 42 और इनकी कॉस्ट है 55 R&D, तो उल्टा जब यहाँ प्रॉफिट होना था उनका यहाँ पर लॉस हो गया। तो जब ये स्यूवेन फार्मा का ये जो इनका R&D वाला बिजनेस सेपरेट आउट हुआ तो बहुत ज़्यादा शेयर प्राइस बढ़े, क्यों, क्योंकि एक खराब बिजनेस अलग कर दिया। यही होता है डीमर्जर। डीमर्जर से क्या होता है कि जो अच्छे खराब बिजनेस एक साथ हो गए, जैसे कि इफ़ यू पुट अ बैड एप्पल इन अ ग्रुप ऑफ एप्पल्स, ऑल एप्पल्स बिकम स्टेल, कि खराब एप्पल डाल दो अब अच्छे एप्पल्स में तो सारे खराब हो जाते हैं। ऐसे ही एक खराब बिजनेस अच्छे बिजनेस के साथ जब होता है तो वो पूरे बिजनेस को ही खराब कर देता है। तो यही डीमर्जर से होता है कि हम अच्छे खराब बिजनेस को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो जो पहले रायता फैला हुआ था उसको हम अलग अलग कर दिया, तो ये बिजनेस अलग कर दिया, ये बिजनेस अलग कर दिया। तो ये एग्जांपल हो गया आपका इसका डीमर्जर का। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इंडसलैंड बैंक का हो चुका है कि ये वॉरेन बफेट की सेइंग है कि वी फील देयर इज सो मच अबाउट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट यू डोंट know by looking at just figures, but if anything bothers us a little bit, we are never sure whether it's an iceberg or not. तो बेसिकली ये बता रहा है हमको कि जब हम बिजनेस को खाली फिगर से देखते हैं कि हमने ROC ROE वगैरह वगैरह सारे रेशियो देखी, बैलेंस शीट देखी, उसमें पूरी कहानी समझ में नहीं आती। इसलिए पूरी कहानी जो है देखनी होती है, पूरा जब एनालिसिस करते हैं बिजनेस के बारे में। तो अगर कोई फॉर एग्जाम्पल हमने अगर कोई शिप जा रही है, एक बिजनेस को हम एक शिप माने, तो हमको उससे हमें ये समझ में नहीं आएगा कि फ्यूचर में क्या होगा। जब पास्ट के नंबर्स हम पढ़ते हैं तो फ्यूचर में कोई आइसबर्ग आ गया, जैसे शिप टकरा गई और वो शिप वहाँ पर मतलब हो गई, सिंक हो गई, तो उसके लिए हमको आगे सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो क्या आइसबर्ग आएगी ऐसे बिजनेस के सामने, कोई ऑब्स्टिकल आने वाला है। सो अभी इंडसलैंड बैंक के कॉन्टेक्स्ट में ये 100% लोन ग्रोथ कर रहा था ये FY16 से 19 में। अभी सेम चीज़ उसमें दोबारा भी हुई है और लोन को राइट ऑफ कर देता था जो भी इसको गड़बड़ लगती थी। Nearly 8% of the bank capital given out as unsecured loans. तो unsecured loans होते हैं जिनके खिलाफ कोई भी कोलेटरल नहीं लिया होता। तो जैसे कि आपने कोई होम लोन लिया तो उसमें बैंक जो आपके घर को गिरवी रख देता है कि अगर आपने जो होम लोन चुकाया नहीं तो आपके घर को वो आपसे ले लेंगे वो और घर को बेच देंगे कोई सा। तो वो होता है सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड का मतलब है जैसे क्रेडिट कार्ड, जहाँ पर कोई भी कोलेटरल नहीं लिया गया।
और कुछ दिक्कत हो गई जिसके चक्कर में इनके बहुत ज़्यादा एनपीएस बढ़ गए और दिक्कत हो गई बिजनेस में। सो बेसिकली अगर कोई बहुत फास्ट ग्रोइंग बिजनेस भी है तो ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि बहुत फास्ट ग्रो बिजनेस कर रहा है, अचानक से कुछ बीच में जैसे शिप के बीच में आइसबर्ग आ गया, शिप संक कर गया, ऐसे ही बिजनेस के बीच में कुछ हर्डल आ गया और बिजनेस खराब हो गया। तो अभी ये रिसेंटली भी हुआ कि इंडस्ट्रियल बैंक अच्छा ग्रो कर रही थी और फिर बीच में थोड़ी ग्रोथ कम हुई और अचानक से उन्होंने कल बिजनेस के अपने नंबर बताए, जहाँ उनके एनपी 8-10% के आ गए और